प्रताप सिंह सर का। ये एक विधि विशेषज्ञ एवं अद्भुत प्रशासनिक क्षमता के धनी व्यक्ति थे, जिनके अथक प्रयास के कारण इस संस्था का अत्यधिक विकास हुआ है। संस्था के संस्थापक विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर शिव सहाय सिंह जी का जन्म 5 जुलाई सन 1953 में पश्चिम बंगाल से उन्हें विधि विषय में पहले सबसे कम उम्र में PhD धारक के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने 70 से अधिक शोध प्रकाशनों के साथ साथ लगभग 100 डॉक्टरेट छात्रों के लिए शोध कार्य को निर्देशित किया। इसलिए सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। शिक्षक कार्य एवं प्रशासनिक कार्यों को भी संपादित किया। आपने विधि विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष 3 पद को लगातार 8 वर्षों तक सुशोभित किया है। कितनी बड़ी बात है डॉक्टर शिव। और आज हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर शिव सहाय सिंह जी के ही द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान स्वरूप इन्होंने सन 2006 में इन्होंने CV सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट की भी स्थापना की थी। CV सिंह लॉ कॉलेज की स्थापना करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि शिक्षक का असर गिनत होती है। आप जैसे महान शिक्षाविद एवं विधि शास्त्री को हम सभी का शत अब इस इवेंट के मेरा मतलब है सेकेंड नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने विधि स्नातक होने के बाद 8 सितंबर 1990 को इन्होंने अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए थे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सिविल व संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस शुरू की। इन्होंने हाई कोर्ट में राज्य सरकार के अपरकार व रेलवे के वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर भी कार्य किया। 12 दिसंबर 2019 को इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पद की शपथ लेकर अस्थायी न्यायमूर्ति बने। 5 वर्षों से अधिक समय में आपने राजभाषा को सम्मान देते हुए हिंदी में हजारों निर्णय दिए हैं। आपके प्रमुख निर्णयों में जैसे गौ संवर्धन, पर्यावरण से उद्धृत किया है कि एक वृक्ष का काटना एक मनुष्य का। इस सदन में बैठे हुए हम सभी के बीच में उपस्थित ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट सर ने 18 सितंबर 2024 को हाउस ऑफ लॉर्ड में विकसित भारत 2047 विषय पर राजभाषा हिंदी में भाषण देकर हमारे भारत देश का मान बढ़ाया है। हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में भी आपका ये भागीरथी प्रयास मील का पत्थर साबित होगा और आपको सदैव याद किया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब मैं इस पावन भूमि में आपके आग्रह पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संजीत गुप्ता जी, जननायक विश्वविद्यालय बलिया के आप कुलपति हैं, श्री उदय प्रताप सिंह जी आपके विद्यालय के प्राचार्य हैं, संघ टोली के बहुतायत बैठे हुए गणमान्य युवा हूँ, आपके विभाग के विभाग प्रचारक, इस विद्यालय के प्रिय छात्र जो आज मूड कोर्ट में सहभागिता कर रहे हैं, जिनके सामने कुछ 2 शब्द बोले हैं। विद्यालय में आया हूँ तो विद्यालय में हर व्यक्ति विद्यार्थी है, चाहे वो पढ़ाने वाला हो, पढ़ने वाला हो या कहीं पर भी बैठा हुआ हो। एक जज के रूप में उपस्थित हूं तो मैं भी एक विद्यार्थी के रूप में आपके बीच में हूं। विद्यार्थी होने का मतलब यही है कि विद्या हमें विनय सिखाती है, विनम्रता सिखाती है। विनम्रता हमारे अंदर नहीं है तो विद्या वो शिक्षा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। साथ ही साथ वो शिक्षा पढ़ करके हम
बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी ग्रहण कर सकते हैं, बहुत धन भी अर्जन कर सकते हैं, लेकिन उस विद्या से अगर इंसानियत नहीं है तो ये बड़ी पद, ये बड़ी पोस्ट, ये धन सब आपके लिए। साथ ही साथ उस विद्या से अगर आपने अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने परिवार के बारे में नहीं सीखा है तो भी वो विद्या का कोई माने नहीं है। अपना राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा जो देश है इसकी संस्कृति क्या है, इसके कल्चर क्या है, इसके संस्कार क्या है, हमारे महापुरुष, हमारे देव, हमारे पवित्र ग्रंथ क्या है, और इनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान नहीं है, तो भी वो विद्या, वो अध्ययन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, मैं हर जगह देता हूँ। कभी कभी ये जो पाश्चात्य अध्ययन है, इसको पढ़ते पढ़ते हम पाश्चात्य दर्शन से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपने देश की संस्कृति, अपने देश के महापुरुष, अपने देश के पवित्र ग्रंथ, अपने घर परिवार के श्रेष्ठ जन के प्रति हमारा सम्मान लगभग समाप्त हो जाता है। छोटा सा उदाहरण, माँ बाप ने दो बेटों को बहुत अच्छी पाश्चात्य दर्शन की शिक्षा दी। पाश्चात्य मीन्स कि अंग्रेजी मीडियम में उनको पढ़ाया, अंग्रेजी शिक्षा दी और अंग्रेजी कल्चर में भी उनको रखा। वो भूल गए कि हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, बूढ़े बुजुर्गों के प्रति हमारा सम्मान क्या होना चाहिए, और बढ़िया पढ़ाई किया उन्होंने। अच्छी विद्यालय में, अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ करके अच्छी सेवा के लिए वो विदेश भी चले गए और अच्छी नौकरी भी करने लगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो संस्कार नहीं मिलते पाश्चात्य से, वो रिस्पेक्ट बड़ों के प्रति क्या होनी चाहिए ये उनको नहीं मिलता है। तो जब वो विदेश में थे, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये IB की सख्त रिपोर्ट है, जिसके बाद बाप ने अपने सुसाइड करके आत्महत्या कर ली थी। तो उनमें से माँ बाप भारत में थे, वो अमेरिका में थे दोनों बेटे। माँ का निधन हो गया है, दोनों बेटे आ जाओ तो दाह संस्कार कर देते हैं। छोटा बेटा आता है, जब पिताजी पूछते हैं कि बड़ा बेटा कहाँ पर है, भैया बड़ा भैया तुम्हारा क्यों नहीं आया, तो छोटा बेटा कहता कि भैया ने कहा है अभी माँ मरी है तो तुम चले जाओ, जब पिताजी मर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो पिताजी इसको सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने लाइसेंस से रिवाल्वर निकाली, अपने को शूट करके आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट लिखा कि चूँकि अब तो मैं भी मर गया हूँ तो दोनों आ जाओ तो क्रिया संस्कार हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये संस्कार जो आज हम पाश्चात्य अध्ययन की ओर, पढ़ाई की ओर, इंग्लिश मीडियम की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हम श्रेष्ठ हो सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन अब किसी न किसी अपने संस्कृत से, अपने कल्चर से उससे दूर भाग रहे हैं। और जब इससे हम दूर भागते हैं तो देश के प्रति हमारी कोई श्रद्धा नहीं रह जाती है। और जब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, जब देश के प्रति हमारा कोई सम्मान नहीं रह जाता है, तो इसका लाभ बाहर के लोग उठाते हैं, बाहर के लोग उठाते हैं। और जिस देश में रह रहे हैं लोग,
जो निश्चित रूप से बाहर से ही पल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो आपके बीच में रह करके आपको कमज़ोर करते हैं। और ये मान के चलिए, जब आप कमज़ोर होंगे तो देश कमज़ोर होगा। और कहा भी गया कि किसी देश को नष्ट करना हो तो वहाँ की संस्कृति नष्ट कर दो, देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। और ये षड्यंत्र आज भी चल रहा है। और ये षड्यंत्र विदेश से जो चल रहा है तो सच चल रहा है। हमारे अपने लोग जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये देश जैसे अन्य देशों जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, तो मेरा आप लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में आकर के यही कहना है कि अपनी जड़ को मत छोड़िए, अपनी संस्कृति को मत छोड़िए। माँ बाप ने आपको उत्पन्न किया है, उसको रिस्पेक्ट करना मत भूलिए। इसी कड़ी में एक चीज़ और जोड़ूंगा, और यहाँ तक कहा गया कि अगर नारी का सम्मान नहीं है तो ईश्वर का वास नहीं है। अगर आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि ईश्वर हमारे घर पे आए तो आप नारी का सम्मान करिए, अपने आप देवी उसमें विद्यमान है। आप इर्द गिर्द देखिए, अपना घर परिवार देखिए। उदाहरण के रूप में जिस घर में माँ, बेटी, बहन, पत्नी का सम्मान होता है, वो घर कभी कलह से नहीं चलता। उस घर में कलह नहीं होती है, उस घर में विपन्नता नहीं आती है। हो सकता है धन कम हो आपके पास, लेकिन नारी का सम्मान है तो सुख शांति जरूर बनी रहेगी वहां पर। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे महापुरुषों ने किसी ऐसे नहीं कह दिया है यत नायतो पूजतो तत् रमन्ते देवता। इसके पीछे दम है, रीज़न है, सदियों से हमारे यहाँ चला आ रहा है। लेकिन आज का युवक, नवयुवक थोड़ा भटका हुआ है। भटका इसीलिए है, जो मैंने शुरू में कहा, वो संस्कार हमको नहीं मिल पा रहे हैं, और वो संस्कार हम पाश्चात्य में ढूंढ रहे हैं। और आज विदेश के लोग हिंदुस्तान की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना ऊब चुके हैं, वो दुखी हो चुके हैं। वो उनको, उनके पास धन संपदा बहुत कुछ है, लेकिन सुकून का घर होना चाहिए कि हम देश में उत्पन्न हुए हैं। हमसे तो बाहरी लोग सीख रहे हैं, तो हम क्यों पीछे भाग रहे हैं? हमें भी इस वक्त याद करना चाहिए। यहाँ के उदय प्रताप सिंह जी प्रचार्य हैं, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर मेरे से मिले थे। तो मिलने के बाद ही लग गया कि हाँ भाई, वो अगर ऐसे अच्छे व्यक्ति हैं तो विद्यालय भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ टिकट चंद जी ने जिस विद्यालय के लिए मेरे को यहाँ बुलाया, तो निश्चित अच्छा विद्यालय होगा। तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आपके विद्यालय में आऊँगा। और इस विद्यालय में आकर के अभी तक मैंने ये महसूस किया है कि मैंने आकर कोई गलती नहीं की है। और आप सब होनहार बच्चों को देख कर के ही मन बड़ा प्रसन्नचित्त है, क्योंकि आप सब ला के विद्यार्थी हैं, मूड कोर्ट में आप लोग आए हुए हैं। तो मैं आप लोग को ज़रूर ये कहना चाहूँगा, आज विधि का जो अध्ययन है इसका बहुत क्रेज है। आज से 5 साल पहले बहुत अच्छा नहीं माना जाता था लॉ करना। कहा जाता था जब कुछ ना आए तो LLB कर लो, कुछ ना आए तो वकील बन जाओ। लेकिन इससे बड़ी तब्दीली आई है, और ख़ासकर जब से 5 साल का कोर्स आया है, ये बच्चे इतने होनहार निकल रहे हैं, इतने अच्छे निकल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि वो वकालत के क्षेत्र में ही जाएं, वो जुडिशरी में जा रहे हैं, वो कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, और लीगल एडवाइजर ग्रुप में बन रहे हैं। तो बहुत अच्छा रास्ता खुल गया उनके लिए, और बड़े अध्ययनशील हैं ये बच्चे। और ये मूड कोर्ट जो पार्ट है 5 इयर्स का,
उसने तो और इनको निखार दिया है कि कैसे आप बहस करेंगे, कैसे आप रखेंगे अपने आप को। अभी मेरे को अवसर मिला था कानपुर विश्वविद्यालय का, मैं भी शेयर कर रहा था आपके प्रचार जी से, और वहाँ पर मूड कोर्ट चल रही थी। 2 बच्चे, एक ग्वालियर का था, एक केरला का था, 2 तरफ रिस्पोंडेंट, 2 तरफ पिटिशनर, एक तरफ लड़की लड़का, दोनों तरफ ऐसा वो आर्गूमेंट कर रहे थे। PIL का एक सब्जेक्ट था और उस पर आर्गूमेंट कर रहे थे वो, और आधे घंटे तक, पौन घंटे तक उनका आर्गूमेंट चला है, और मुझे रिजल्ट देना था, पास फेल करना था उनको। मैं दंग रह गया कि कैसे मैं किसको फेल करूं, किसको पास करूं, क्योंकि वहाँ डिसीजन को नहीं देना था कि डिसीजन क्या है। वहाँ तो मतलब वो जो मीट पर नहीं देना था, उस पर देना था भैया आर्गूमेंट, कैसे आर्गूमेंट आप कर रहे हैं, तरीका क्या होना चाहिए आर्गूमेंट का। ये हारना जीतना अपने जगह पर है। कोर्ट के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे अपने को प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे कोर्ट को रिस्पेक्ट कर देनी चाहिए, ये अगर आपके अंदर नहीं है, आप कितने पेट पे क्यों ना हो, सफल वकील नहीं बन सकते आप। सफल वकील बनने के लिए आपको सौम्य भी बनना बहुत ज़रूरी है। आपको सामने जज को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो आर्गूमेंट चल रहा था, बच्चे बहुत अच्छे ढंग से आर्गूमेंट कर रहे थे। आर्गूमेंट का तरीका भी अच्छा था, खड़े होने का तरीका भी अच्छा था, और लग रहा था जिनको कैसे फेल और पास करूँ। पानी का गिलास रखा हुआ था और उसको उठाकर पानी पिया, और ये मैंने वाच किया कि देखें इनका आर्गूमेंट बीच में रुकता है कि नहीं रुकता है। क्योंकि काइंड ऑफ आर्गूमेंट इज देयर कि आप जब कोई जज किसी से बात कर रहा हो, अपने कुलीग से बात कर रहा हो, साथ के बेंच से बात कर रहा हो, या पानी पी रहा हो, उस समय आपको आर्गूमेंट अपना रोक देना चाहिए। लेकिन वो आर्गूमेंट उनका कंटिन्यू रहा, तो उसको मुझको 1 नंबर मेरे को कम दे करके फेल और पास करना पड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कल आप वकील बनेंगे, जुडिशल मेंबर बनेंगे, PCS बनेंगे, आगे SS वगैरह भी बनेंगे, इस कॉर्पोरेट में भी जाएंगे। तो मैंने प्रारंभ में कहा ना, विनय जो चीज, विनम्रता जो है, सौम्यता जो है, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको सामने वाला अपनी विनम्रता से, सौम्यता से रिप्लाई ना दे रहा हो, लेकिन अपने को आप बदलिए मत। आप सौम्यता, विनम्रता अपने साथ बराबर बनाकर रखिए। मैं दावे से कहता हूँ कि विनम्रता, मेहनत और ईमानदारी, 3 मंत्र आपने अगर जीवन में बना लिया तो किसी मुकाम पे आप जाना चाहते हैं, कोई आपको जाने से नहीं रोक सकता है। रखें, क्यों मीठा व्यवहार रखें, हम ही क्यों उसके लिए अच्छा बोलें। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप रखिए तो सही। वो 10 बार कटु बोलेगा, आप 100 बार मृदु बोलिए, निश्चित रूप से मानिए 11वीं बार वो निश्चित रूप से आपसे मृदु भाषा में बात करेगा। एक निगेटिव सफल नहीं हो सकते। सकारात्मक है तो हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे आप। हमेशा किसी के बारे में आप अच्छा सोचिए, वो भले कितना सोचता हो, उदाहरण से समझ सकते हैं आप। और ब्लैक कलर की, ब्लैक का मतलब नकारात्मक, व्हाइट का मतलब सकारात्मक। आप बॉल को लेते हैं आप, और बॉल को जब बॉल पर हिट करते हैं तो उसका स्वभाव है रिवर्स होगी, वो आप मारेंगे वापस आएगी। तो आपने अगर ब्लैक बॉल दीवार पर, और अगर वाइट मारते हैं आप, तो वापस आपको क्या मिलेगी? वाइट मिलेगी। सकारात्मक आपने दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बराबर वाइट तो मार रहे हैं, लेकिन उधर से ब्लैक ही आ रहा है। ब्लैक मार रहे हैं ना, तो आप वाइट मार रहे हैं, ब्लैक आ रही है। वो क्यों आ रही है? इसके पहले आपने इतना ब्लैक मार चुके हैं आप, वापस में वही आ रही है आपके पास। जिस दिन वो खत्म हो जाएगी,
और आप वाइट पालेंगे तो वाइट ही आपके पास आएगी। तो ये सकारात्मक गुण का बहुत बड़ा गुण है ये, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इसको ढाल लिया। केवल विद्यार्थियों पर लागू नहीं होती, हम सब पर लागू होती। हमने कभी कभी होता नहीं कि प्रयास करते रहते हैं और असफल होते रहते हैं। ये अधूरी है, चलता रहता है ये, लेकिन उस प्रयास को छोड़िए मत। ऐसे नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कोशिश मत बंद करिए। कोशिश से मैंने जब 3 मंत्र बताया आपको, विनम्रता, ईमानदारी और लेबर, ये आपके अंदर अगर है और कोशिश आप करते रहिए। ये तो ऊपर से बना हुआ है, किसी के पास बहुत जल्दी गैप्स कर लेता है, बहुत जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में गेन कर लेता है, किसी को बहुत समय लगता है। लेकिन समय लगने का ये मतलब नहीं कि आप असफल हैं। आप बहुत से बच्चे बहुत जल्दी साइंस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। किसी किसी बच्चे को थोड़ा देर लगती है, लेकिन देर लगने के बाद अगर बराबर कोशिश करता रहेगा वो, तो वो भी वो सॉल्व कर लेगा जैसे इसमें पहले अटेम्प्ट में उसने सॉल्व किया है। तो कभी भी असफलता से घबराइए मत। ज़रूरी है कि उसके लिए बराबर कोशिश करते रहिए, और कोशिश करने के लिए जो 3 मंत्र मैंने बताए हैं उसको लेकर चलेंगे आप, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपने जो कुछ भी गोल बना रखा है अपने लिए। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, हमारी बराबरी क्या हो सकती है, ये सोच गलत है। आप अपने अंदर जज्बा रखिए ना। ठीक है, वो मार्क्स आप नहीं ले पाए इसलिए आप फ्लैट पे नहीं निकाल पाए, अच्छे विद्यालय में आप नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ पर भी रह करके आप उन बच्चों से कहीं बेहतर कर सकते हैं आप, अगर आपके अंदर जज्बा है और 3 मंत्र आपके अंदर है तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आप लोग बीच में कह के जा रहा हूँ, जैसा कुछ बच्चे यहाँ मेरे को दिख रहे हैं, कभी कभी फेस लुकिंग से भी बहुत कुछ दिख जाता है कि भले आप अच्छे विद्यालय में या बड़े विद्यालय में या सेंट्रल विद्यालय में एडमिशन नहीं पाए हों, लेकिन आप मेहनत करिए ना, उस सेंट्रल विद्यालय के बच्चे रह जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन वो जज्बा जरूर रखिए, वो ईमानदारी जरूर रखिए, सौम्यता जरूर रखिए, लेबर जरूर रखिए, और सबसे बड़ी चीज़ बड़ों का रिस्पेक्ट करना जरूर से। अपने जवाब लेना। आजकल के बच्चों का थोड़ा ईगो आ गया, कहने से मेरी दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा ईगो है, मैं क्यों पैर छूँ, कभी कभी वो कास्ट लेकर के भी फीलिंग आ जाती है, तो इसको जरूर मान के चलिए। जैसे मैंने कहा नहीं आपको कि आप सौम्यता रहेगी तो सब चीज़ खत्म। कोई जाति माने नहीं रखती है, कोई धन माने नहीं रखता है, श्रेष्ठ व्यक्ति है तो हमको उसका रिस्पेक्ट करना है। ये रिस्पेक्ट से जो आपको आशीर्वाद मिलता है, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये ऐसे नहीं है, इसका साइंटिफिक रीज़न है, विज्ञान है ये। आप जिसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बदले में जो आपको आशीष दे रहा है वो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में आपका सहायक है। तो इसको इग्नोर मत करिएगा। छोटे बड़े का लिहाज में भेद मत करिए, कितना भी। और फिर आपको जो आशीष मिलेगा या फिर जो आपको बदले में सकारात्मक वो जो आदान प्रदान होगा, वो निश्चित रूप से आपको आगे लेके जाएगा। अंत में मैं एक बात छोटी से कह करके ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो एक न्यायमूर्ति के रूप में हूँ, मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं है, और ख़ासकर जज हूँ तो जज भी बोलता नहीं, जज का काम सुनना है। तो मैं विराम देना चाहूँगा, छोटी सी बात अंत में कह करके ख़त्म करूँगा। अपने से छोटे, अपने से ज़रूरतमंद की मदद करने से कभी पीछे मत हटिए। चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो विद्या के रूप में भी हो, जो भी आपके पास है, अगर वो ज़रूरतमंद है उसको दे दो। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ, आपने सुना भी होगा, एक पुराना सा गीत है,
तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ना बोल करके अपनी बातों को विराम दूँ। बच्चों को मेरा बहुत शुभ आशीष मौका मिला, तो मैं निश्चित रूप से पाऊँगा कि आप जहाँ पर हैं कल आगे बढ़कर मेरे को दिखाई देंगे। ये मेरा शुभ आशीष है। धन्यवाद।